डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करते हैं क्लास 9th का। ये वीडियो जो ना हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 9th में है। चैप्टर है आपका एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर गति। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था गति के 3 समीकरण किए थे और उनका हल किया था। और मैंने ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि जो गति के समीकरणों को हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो हमने पिछले वीडियो में किया, दूसरा तरीका होता है ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का हल। तो इस वीडियो में हम करेंगे ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों को हल कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, गति का पहला समीकरण क्या था? v = u + at। इसको किस तरह से हल करते हैं? देखिए, हमने एक ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, वेग और समय के बीच में। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो x एक्सिस के अलोंग लेते हैं और ये y एक्सिस के अलोंग। तो ये वेग हो गया, ये हमारा इस तरफ टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ टाइम का वैल्यू है, इस तरफ वेग का वैल्यू है। इसके बाद क्या करना है, ये ओरिजिन है O, और इसके बाद आपको प्रारंभिक वेग लेना है। देखिए, प्रारंभिक वेग को हमने बताया था u से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, यानी कि प्रारंभिक वेग है ना, वो ≠0 होना चाहिए। आप 0 से ले स्टार्ट करोगे ना, ओरिजिन से प्रारंभिक वेग, तो आपका ये जो फॉर्मूला है वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग अगर 0 हो गया तो ये जो फॉर्मूला है इसको हल करने का कोई तुक ही नहीं है, ठीक है। तो जो प्रारंभिक वेग है वो ≠0, हम मान के चलते हैं प्रारंभिक वेग का वैल्यू कुछ दिया होता है, ठीक है। यहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट करती है। तो देखिए, प्रारंभिक वेग जो है ना, वो इस तरह से लगातार वेग में अंतर आ रहा है, समय के साथ वेग में अंतर आ रहा है। वेग जो है वो देखिए इस तरफ है, समय इस तरफ है। तो वेग जो है ना लगातार, देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे, लगातार इस पॉइंट पे वेग यहाँ हो जाता है, अंतिम वेग है, और यहाँ इस तरफ समय बढ़ता जाता है। यानी वेग में अंतर आ रहा है समय के साथ, इसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो ये जो लाइन है वो किसको शो करती है? त्वरण को। और कैसा त्वरण है? देखिए, इस तरह का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ना, वो एक समान गति का होता है। तो यहाँ पे जो त्वरण होगा वो कैसा होगा? एक समान त्वरण को दर्शाता है। तो ये लाइन जो है ना AB, ये त्वरण को दर्शाती है। और कौन सा? एक समान त्वरण। तो हमने नाम दे दिया प्रारंभिक वेग, यहाँ अंतिम वेग है, देखिए अंतिम वेग का वैल्यू v यहाँ रख दिया। इसके बाद इसको नाम दे दिया A, ये पॉइंट हो गया E, ये पॉइंट B, ये पॉइंट आपका D, और ये पॉइंट C है। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ देखिए जो BC है ना, देखिए BC वो हमारा अंतिम वेग है। देखिए, BC को हम अंतिम वेग बोल सकते हैं। अंतिम वेग कहाँ है? देखिए, ओरिजिन से स्टार्ट होके, और ये v जो वैल्यू आती है ना जहाँ, ये अंतिम वेग है। अंतिम वेग जो है ना OE, समझ रहे हो ना, OE अंतिम वेग है जिसका वैल्यू यानी कि v। यहाँ पर अगर वेग की वैल्यू दिया होता, जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट होता, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ कुछ भी आता, तो जो वैल्यू आता वो अंतिम वेग का वैल्यू आता ना लास्ट। तो यहाँ अंतिम वेग OE कह दो, चाहे अंतिम वेग v कह दो, ये जो अंतिम वेग है v वो बराबर है किसके? BC के बराबर है इधर। तो यही हमने लिखा है, BC जो है ना वो अंतिम वेग है, v के बराबर है। यानी OE है वो BC के बराबर है, और BC अंतिम वेग v के बराबर है स्टूडेंट। इसके बाद हमने क्या देखा, जो प्रारंभिक वेग है ना u, वो किसके बराबर है? देखिए, प्रारंभिक वेग हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यानी कि प्रारंभिक वेग ये है OA किसके बराबर है? DC के बराबर। और DC किसके बराबर है? u की वैल्यू के बराबर है। तो OA बराबर है DC बराबर है u, यानी कि प्रारंभिक वेग के बराबर है स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं BD। ये क्या है? BD है अंतिम और प्रारंभिक वेग में अंतर। जैसे स्टूडेंट, अंतिम वेग हमारा क्या है? OV, ये अंतिम वेग है, और प्रारंभिक वेग क्या है? ये है। अगर अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग माइनस कर दे, घटा दे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? वेग में अंतर बच जाएगा। और जो वेग में अंतर होगा इसको क्या बोलेंगे? BD, यानी AE बचेगा, AE BD के बराबर होता है। वेग में अंतर समझ रहे हो ना स्टूडेंट? जैसे यहाँ वैल्यू लिखा होता 0 से लेकर जितना भी होता है, मान लीजिए यहाँ लास्ट में 60 होता, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 20 होता। तो वेग में अंतर कैसे निकालते? प्रारंभिक वेग 60 माइनस जो अंतिम वेग है वो 60 होता, और प्रारंभिक वेग u 20 मानते, तो क्या होता? 60 - 20 कितना बचता? 40 बचता। ऐसे करते ना, 60 - 20, तो बीच वाला पार्ट कितना बचता? 40। ऐसे यहाँ किया है,
बी डी जो है ना वो अंतिम और प्रारंभिक वेग का अंतर है। अंतिम वेग ये है, प्रारंभिक वेग ये है। अब इसमें से ये वैल्यू हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला वैल्यू जिसको हम बी डी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बी डी आ गया, अंतिम तथा प्रारंभिक वेग में अंतर। इसके बाद आपको यहाँ से हल करना है इन समीकरणों को। पहले समीकरण का हल स्टार्ट करते हैं। आपको कहाँ से समीकरण स्टार्ट करना है, अंतिम वेग से। अंतिम वेग जो है ना v, वो बराबर है बी सी के। अंतिम वेग है देखिए ये वाला v, वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है स्टूडेंट, बी सी के बराबर। और बी सी को क्या लिख सकते हैं, इस बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, यही लिखा है बी डी प्लस सी डी। ये पूरा जो है ना वो किसके बराबर है, बी डी प्लस सी डी के बराबर है। तो अंतिम वेग बराबर बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी। इसके बाद हमने क्या किया, v इज इक्वल टू लिख दिया बी डी प्लस यू के। ये u क्या है स्टूडेंट, देखिए बी डी प्लस डी सी। डी सी किसके बराबर है, इधर u की वैल्यू की, यानी ओ ए के u के बराबर है। तो डी सी की जगह हमने क्या लिख दिया, u प्रारंभिक वेग लिख दिया। इसके बाद बी डी इज इक्वल टू क्या लिख दिया, बी डी को अकेला छोड़ दो, बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो बी डी को अकेला छोड़ दो, तो ये जो u है वो इधर यहाँ प्लस का, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का। तो बी डी हमारे पास आ जाएगा v माइनस यू। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें त्वरण का फॉर्मूला लिखना है, सूत्र लिखना है। त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में अंतर बटे में समय। डेल्टा v का मतलब होता है वेग में अंतर, डेल्टा का मतलब होता है चेंज अंतर, और v का मतलब होता है वेग। तो वेग में अंतर बटे में समय बराबर, वेग में अंतर कितना आ रहा है, देखिए वेग में अंतर अभी देखा हमने बी डी, वेग में अंतर कितना आ रहा है, देखिए ये पूरा जो है अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग में अंतर कितना हो गया बी डी। तो हमने लिख दिया वेग में अंतर की जगह लिख दिया बी डी, और टाइम की जगह लिख दिया टी। त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, तो त्वरण की जगह ए लिख दिया, और यहाँ लिख दिया हमने बी डी बटे में टी। इसके बाद हमारे पास यहाँ से बी डी की वैल्यू आ जाएगी, ये जो टी है डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बी डी बराबर आ गया हमारे पास ए टी। अब क्या करना स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए आप। अब आपको क्या करना, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी ना, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। इसके अंदर जो है ना अभी आपने सेकंड इक्वेशन में बी डी की वैल्यू निकाली, ये बी डी की वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। बी डी की वैल्यू क्या है 80, तो बी डी की जगह रख दीजिए 80 वी माइनस यू। तो यहाँ से आप v को अकेला छोड़ दीजिए, और ये जो u है माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस 80। तो ये था आपका गति का पहला समीकरण जिसका हमने हल किया है। अभी करते हैं स्टूडेंट्स गति के समीकरण का ग्राफीय विधि से दूसरे समीकरण का ग्राफीय विधि से हल। तो दूसरा समीकरण क्या है स्टूडेंट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है s विस्थापन होता है, प्रारंभिक वेग होता है u, t समय होता है, a त्वरण होता है, t समय होता है। तो इसका हल करना है, किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, ग्राफ जो है आपका तीनों समीकरणों का हल करेंगे तो ये सेम रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इसमें लेंगे s इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज विद इन दी ग्राफ। यानी कि कहने का मतलब जो एरिया, इस ग्राफ ने जो एरिया इनक्लोज किया है ना, ग्राफ ने एरिया इनक्लोज कौन सा, जैसे ये ग्राफ बना है, ये त्वरण है, इसके नीचे जो एरिया आता है ना उसको बोलते हैं एरिया इनक्लोज विद इन दी ग्राफ। जो ग्राफ ने एरिया जो है वो इनक्लोज किया, तो ये हम लिख लिया s इज इक्वल टू ओ ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है इसके। यानी कि इसको शेप को कौन से बोलते हैं, समलम, या इसकी जगह लिख सकते हैं समलम का क्षेत्रफल, और समलम जो है आपकी ये है ओ ए बी सी। इसके बाद देखिए s इज इक्वल टू आपका जो समलम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो समलम है वो किससे मिलकर बना है, एक तो ट्रायंगल से मिलकर बना है, देखिए ए बी डी, ये तो ट्रायंगल हो गई, और नीचे वाला देखिए ओ ए डी सी एक आयत हो गया। यानी एक आयत और एक त्रिभुज से मिलकर बना है आपका समलम। तो अलग अलग लिख लीजिए इनका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल यानी कि ओ ए डी सी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ए बी डी। इसके बाद आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई कितनी है ए डी, आयत की लंबाई ए डी है, चौड़ाई कितनी है ओ ए, तो लिख लीजिए ए डी इंटू में ओ ए, प्लस में
प्लस में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ बेस इंटू में हाइट। तो देखिए हाफ लिख दिया, बेस क्या है AD है और हाइट कितना है इसका BD है, तो लिख दिया AD इंटू में BD। इसके बाद देखिए जो AD है ना वो T के बराबर है। देखिए AD है वो OC के बराबर है और OC क्या है टाइम इंटरवल T के बराबर है, तो हमने लिख लिया AD की जगह लिख लिया T। इसके बाद OA जो है ना वो DC के बराबर है और DC बराबर है U के, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लिया AO की जगह लिख लिया U, प्लस में हाफ AD किसके बराबर है अभी किया, AD बराबर है OC के, OC बराबर है T के, तो T लिख दिया इंटू में BD। अब देखिए इससे पहले वाला जो समीकरण था ना गति का पहला समीकरण, उसमें हमने BD की वैल्यू निकाली थी। BD क्या है यानी कि अंतिम तथा प्रारंभिक वेग में अंतर, उसकी वैल्यू निकाली थी। कितनी आई थी उसमें आया था BD = बराबर होता है AT के, तो हमने BD की जगह लिख दिया AT। इसके बाद देखिए हमारे पास बन गया S = U इंटू में T UT प्लस हाफ T का स्केयर हो जाएगा, A का A रहेगा, हाफ AT स्केयर। तो ये हमारे पास आ गया गति का दूसरा समीकरण S = UT प्लस हाफ AT स्केयर। इसके बाद है स्टूडेंट गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, देखिए 2AS बराबर होता है V² माइनस U²। यहाँ A त्वरण है, S विस्थापन है, V अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग है। तो तीसरे समीकरण का हल कैसे होता है, देखिए जैसे दूसरे समीकरण में हमने किया था ना S यानी कि एरिया इनक्लोज विद इन द ग्राफ लिया था, वो क्या समलंब के बराबर होता है और समलंब को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया था, त्रिभुज और आयत। अब इसमें क्या करना है, S बराबर समलंब ले लिया कौन सा OABC, ये समलंब ले लिया। अब क्या करना है, इसको डिवाइड नहीं करना, समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो S बराबर समलंब OABC का क्षेत्रफल, और इसका समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुना ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं कौन सी है, बोल तो ये देखो ये है OA, ये वाला समलंब है, ठीक है स्टूडेंट। समांतर भुजाएं कौन सी है, ये वाली दोनों देखिए समानांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं वो है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, काटे ना। तो ये देखिए ये दोनों जो है ना, इनको आप इन्फिनिटी तक लेके जाओगे फिर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये दोनों समांतर भुजाएं होगी, इनका योग पहली देखिए OA है या AO लिख दीजिए प्लस में BC, समांतर भुजाओं का योग बटे में 2 इंटू में ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी स्टूडेंट, ये वाली ऊंचाई है या ये वाली है। देखिए किसी चीज़ का हाइट मापना, ऊंचाई मापना है तो आप क्या करते हो, देखिए जैसे इसका हाइट मापना है तो आप इस तरह से, बोर्ड का हाइट मापना है तो इस तरह से नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट मापोगे या इधर टेढ़ा लेके जाओगे, बिल्कुल सीधा मापोगे ना। तो इसी तरह से इसका हाइट ये मत कर देना, इसका हाइट क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रेट है वो वाला होगा, यानी कि OC होगा। OC किसके बराबर है, देखिए OC जो टाइम इंटरवल T के बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट S = क्या होगा AO किसके बराबर है, U के बराबर है, तो हमने U लिख दिया। BC किसके बराबर है, देखिए BC बराबर है OE के और OE बराबर है V के, तो यहाँ हमने BC की जगह V रख दिया, 2 की जगह 2। OC किसके बराबर है, टाइम इंटरवल T के बराबर है। अब इसके बाद क्या करना आपको, ये जो टाइम इंटरवल T आया ना इसका वैल्यू रखना है। कहाँ से रखोगे, जो त्वरण होता है ना, त्वरण का सूत्र होता है वेग में अंतर बटे में समय, और वेग में अंतर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। तो यहाँ से आप T निकाल लीजिए, समय निकाल लीजिए। ये अगर इधर आएगा तो A जो है वो इधर चला जाएगा, यानी T बराबर आ जाएगा V - U बटे A। तो ये जो वैल्यू आया ना T का, ये T का वैल्यू आपको यहाँ इस T की जगह पुट कर देना है। इसकी जगह रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये सेम T की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए। इसके बाद S = देखिए नीचे क्या दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसकी जगह 2A लिख दिया इकट्ठा, यहाँ U + V और यहाँ लिख दिया V - U। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट U + V है और ये है V - U बटे में 2A। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में आपका, A + B A - B बराबर होता है A² - B²। तो देखिए A + B A - B A² - B², ये फॉर्मूला लग जाएगा ना यहाँ पे, तो आप देख लीजिए ये आ गया V² - U² बटे में 2A। अब देखिए S बराबर आ गया V² - U² बटे में 2A। 2A देखिए यहाँ
डिवाइड में है, इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या बन जाएगा, 2as बराबर वी स्केयर माइनस यू स्केयर, और यही हमें निकालना था। तो ये है गति के तीसरे समीकरण का हल। अब हमने तीनों समीकरण कर लिए स्टूडेंट ग्राफीय विधि से।